Hi everyone, welcome to FinCurious. Recently, the Government of India passed Budget 2024. आज हम बातें करेंगे उस बजट 2024 के इम्पैक्ट ऑन अ कॉमन मैन पर। एक आम आदमी पे क्या इसका इम्पैक्ट है, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म सो दैट आपको ये पता चले कि इसमें आपका कुछ फायदा है या नुकसान है या आप कैसे बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। लेट मी स्टार्ट विद शेयरिंग माई स्क्रीन ताकि हम डिटेल में बात कर सके बजट के बारे में। तो लेट अस गेट डीपर। सिर्फ सिंपल कुछ 8-10 स्लाइड्स के माध्यम से हम पूरा का पूरा बजट को एक आम आदमी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, वी ऑल नो देयर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स, राइट, अंडर विच इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स स्लैब्स, जिसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स पे करते हैं। दो रिजीम है, एक है ओल्ड रिजीम, एक है न्यू रिजीम। दिस इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे के सारे सब हम न्यू रिजीम में मूव करें। एंड न्यू रिजीम में बहुत ही कम डिडक्शंस मिलते हैं बट उसके स्लैब रेट्स बहुत ज्यादा है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू रिजीम में एक और चेंज लाया है बट ओल्ड में कोई चेंज नहीं लाया गया है। यहाँ पे बेनिफिट पास ऑन किया गया है फॉर द इंडिविजुअल्स जो कि न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं या करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन में, पहले जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट के स्लैब्स थे अप टू 3 लाख वो सेम है, नील रेट। 3 to 6 लाख जो 5% था उसे बढ़ाकर 3 to 7 लाख कर दिया गया है। 3 to 7 लाख यानी कि 1 लाख रुपए का एनहांस लिमिट दिया गया है। सेकेंडली, जो 6 से 9 लाख था 10%, उसे 7 से 10 लाख कर दिया गया, अगेन 1 लाख का मूवमेंट किया गया है। थर्ड स्लैब जो कि 9 to 12 लाख था उसे 10 to 12 कर दिया गया। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो इसको सारे जोड़ते हुए, अगर आपका इनकम इस स्लैब्स के ऊपर है यानी कि 12 लाख के ऊपर है तो आप ओवरऑल 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा नेट नेट बेसिस पे। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं पे 5% का इंपैक्ट है, कहीं 10 का, कहीं 15 का। बट आप देखो अगर ये 12 लाख के ऊपर after 12 lakhs the slab is same, 12 to 15, 20, and above 15 lakhs it's 30%. So net impact on your income that you are going to save अगर आप न्यू रिजीम में हो तब 10,000 रुपए आप और बचा रहे। तो इट्स अ ग्रेट वेलकम मूव। दो एज एन ऑडियंस, एज अ पब्लिक, हम सब चाह रहे थे कि और बेटर हो, हमें और बेटर रेट्स मिले, बट ऐसा हुआ नहीं। बट एनी विच वेज दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, दिस इज अ वेलकम मूव फ्रॉम ऑल ऑफ अस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चेंज। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, जिसका जो बेनिफिट आपको ओल्ड और न्यू दोनों रिजिम में मिलता है। जो पहले 50,000 का था दोनों ओल्ड एंड न्यू में, उसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 75,000 कर दिया, यानी कि 25,000 रुपीज हैज बीन इंक्रीज्ड। बट ओनली इन केस ऑफ न्यू रिजिम। अगेन वी कैन सी गवर्नमेंट क्लियरली चाहती है कि हम सब ओल्ड से न्यू रिजिम की तरफ मूव करें, वो ही इंटेंशन है गवर्नमेंट का। देन वन क्वेश्चन अराइजेस, गवर्नमेंट टोटली स्क्रैप क्यों नहीं कर देती है? बिकॉज बहुत सारे प्लानिंग है लोगों की, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एटीसी का डिडक्शन लिया हो, कोई एलआईसी प्रीमियम पे करते हो, आपको कोई हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता हो, तो वो सब गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए स्लोली वो टाइम दे रही है लोगों को कि आप धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाओ, और इंसेंटिवाइज कर रही है न्यू स्कीम को मोर एंड मोर। हेंस आप देख सकते हो 25,000 से और आपको डिडक्शन आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 25,000 पे टैक्स आप बेटर और बचा पाओगे अंडर न्यू रिजीम गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। द नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैमिली पेंशन। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से फैमिली पेंशन मिलता हो, पहले जिसका लिमिट था 15,000 उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ डिडक्शन। सो इफ यू आर गेटिंग 25,000 तक का डिडक्शन फैमिली पेंशन, देन इन दैट केस आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उतने पे टैक्स नहीं लगेगा। देयर इज अ प्रोविजन समथिंग कॉल्ड एज एनपीएस कंट्रीब्यूशन। नाउ एनपीएस क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम। पहले क्या होता था, एनपीएस दो तरह के होते हैं, पहले मैं थोड़ा बेसिक समझा दूं आपको। वन, इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन एनपीएस अपार्ट फ्रॉम एटीसी एटीडी जो आप सबको पता है, 50,000 का और डिडक्शन मिलता है अगर मैं इंडिविजुअल की तरह कंट्रीब्यूट करता हूं। बट अगर मेरे एम्प्लॉयर ने एक स्कीम में पार्टिसिपेट किया है, जो कि बहुत सारे बैंक्स लाइक एचडीएफसी आईसीआईसीआई चलाते हैं, उसमें अगर पार्टिसिपेट किया है, उसमें हमें डिडक्शन मिलता है 10%
ऑफ आवर सैलरी, अगर वो कंट्रीब्यूशन का लिमिट के अंदर आता है उतना का एडिशनल डिडक्शन हमें मिल जाता है जो कि टैक्स फ्री होता है। उससे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने अभी फॉर द प्राइवेट सेक्टर 10 से 14% कर दिया है। ऐसा क्यों किया? दो रीजन है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये ऑलरेडी 14% था, उसको अलाइन करने के लिए इवन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया गया। प्लस ये जो 10 to 14 किया गया है अंडर एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय द एम्प्लॉयर, इसे हम उन्होंने सिर्फ न्यू रिजीम में किया है। अगेन आप देख सकते हो एक और स्टेप जहां पे गवर्नमेंट बहुत क्लियरली कह रही है प्लीज स्टॉप फॉलोइंग द ओल्ड रिजीम, धीरे धीरे करके प्लीज मूव टुवर्ड्स द न्यू रिजीम, वी आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज more and more. And let me tell you, my friends, a day may come very soon where the government may totally scrap the old regime or make it so unattractive that by default most of the people are going to move to the new regime itself. तो ये एक और बेनिफिट है जो कि न्यू रिजीम में दिया गया है फ्रॉम 10 to 14%। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करना चाहूंगा एक आम आदमी के नजरिए से कि इसमें क्या नया आया है, इसमें आपको क्या इंपैक्ट आएगा और आपको कैसे सोचना चाहिए। बहुत कुछ है आपको जो इसमें समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल गेन होता क्या है। कैपिटल गेन उसे हम कहते हैं जब आपका कोई एसेट हो जिसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मे बी शेयर्स। तो आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या आपका घर, वो उसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट। जब आप उसे बेचते हो तब उस पर हम टैक्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगता था, एक जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, दूसरे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है जब आप कोई एसेट खरीदो, आप कोई घर खरीदो, लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, अगर आप लंबे पीरियड के लिए उसे रखते हो तो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट दिया गया है, राइट। बट उसके बहुत सारे डेफिनेशन थे कि मैं कैसे समझूं वेदर माय एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए विच इज अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिर्फ दो पीरियड को डिफाइन किया है, 12 महीने का पीरियड या 24 महीने का। जो कुछ एसेट्स 12 मंथ्स में फॉल करेंगे, कुछ एसेट्स 24 मंथ्स। इसका मतलब some assets if you hold for more than 12 months it would be considered as a long term, if it is less than 12 it's short term। वैसे ही some defined assets if you hold it for more than 24 months यानी कि 2 years, in that case वो हो जाएगा long term, less than 24 short term। अब रेट्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्लियरली सिंप्लीफाई कर दिया है, सिर्फ दो रेट्स। पहले बहुत सारे रेट्स होते थे 10%, 15%, 20%, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ दो रेट्स अनाउंस किए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा हमेशा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5%। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब आप किसी, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम एक एक करके कुछ आइटम्स का, उससे समझते हैं एक्चुअली होगा क्या। लेट्स एज्यूम, पहले हम बात करते हैं शेयर्स की। लेट्स एज्यूम आप लिस्टेड कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें हम एसटीटी पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नेशनल स्टॉक से एनएससी या बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह में शेयर्स परचेज या सेल कर रहे हो तो उसमें एसटीटी लगता है। इन दैट केस आपका होल्डिंग पीरियड है 12 मंथ्स, यानी कि अगर आप शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो, वो लॉन्ग टर्म में आता है, तो आपको टैक्स पे करना होगा सिर्फ 12.5%। और अगर आप उसे एक साल से कम रखते हो तो उसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं पहले क्या था। पहले शेयर्स में 12 महीने का पीरियड बिल्कुल था, बट शॉर्ट टर्म टैक्स वाज ओनली 15%, जिसे बढ़ाकर 20 कर दिया गया बिकॉज अब स्टैंडर्ड रेट कर दिया गया 20 का इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म था 10%, जिसे बढ़ाकर 12.5 कर दिया गया। तो इस दोनों में गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लेने का प्लानिंग किया है। बट अब स्टिल देखो, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में 7.5% का डिफरेंस है, तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप थोड़ा प्लानिंग करो और 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करो, इन दैट केस आप 7.5% का अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो ऑन योर कैपिटल गेन्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स एक एग्जेम्पशन था जिसे हम कहते थे 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन, यानी कि अगर आप एक पूरे साल में अप टू 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन करते हो ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, कोई टैक्स नहीं लगता था। ये 12.5% एप्लीकेबल है ओनली ऑन योर इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे बढ़ाकर इस बजट में गवर्नमेंट ने कर दिया 1.25 लाख रुपए, 1.25 lakhs, विच मीन्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन करते हो
और अगर वो लॉन्ग टर्म है यानी कि 12 महीने से ज्यादा है, इन दैट केस अप टू 1.25 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। 1.25 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हो तब आपको 12.5% टैक्स देना है। इज इट इंटरेस्टिंग? ये बहुत बड़ा अच्छा मूव है हम सबके लिए, ताकि हम बेटर कर सके। और गवर्नमेंट एक और चीज नहीं चाहती कि आप ज्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करो, आप ट्रेडिंग में इंडल्ज करो। इससे वो चाहती है कि अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखो और बेटर प्लानिंग करो। सेकेंड, अब मैं बात करता हूं, लेट्स एज्यूम आपके पास कोई लैंड या बिल्डिंग है, भले वो आपका घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, गोडाउन हो। उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए जो आपको सिंपली दिखेगा नहीं। पहला चेंज, अगर आप पहला ये चेंज नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस होता है 24 महीने के हिसाब से फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ्स 2 ईयर से ज्यादा रखते हो, इन दैट केस वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। पहले क्या था, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो उसका टैक्स रेट था 20%, जिसे कम कर अब स्टैंडर्ड रेट ऑफ 12.5% कर दिया गया, यानी कि 7.5% कम कर दिया गया। इज इट इन ग्रेट न्यूज? एब्सोल्युटली यस, बट देयर इज अ कैच। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि लैंड एंड बिल्डिंग होता था, उसमें एक बेनिफिट मिलता था जिसे हम कहते थे इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के बॉटम में। व्हाट वाज दिस इंडेक्सेशन बेनिफिट? होता क्या है, हम जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर पास होता है, देयर समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, जो आपका मनी पावर को कम कर देता है। योर मनी पावर गोज डाउन सिग्निफिकेंटली। तो व्हेन योर मनी पावर गोज डाउन, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, योर value of the assets comes down naturally, right? Because of your purchasing power of money goes down. उसका बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिफाइन किया था जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट, CII भी कहते थे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा 2010 में, जिसका वैल्यू था मान लीजिए 1 करोड़। अगर उसे आप आज बेचते हो 2024 में, वो 1 करोड़ का एक एज्यूम वैल्यू निकाला जाता था इंडेक्सेशन के हिसाब से, जो डिफाइंड टेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेट्स एज्यूम उस डिफाइंड टेबल के हिसाब से कहा जाता है कि आपका वैल्यू प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, आप मान लो ये 2 गुना हो गया, तो आपका 1 करोड़ माना जाएगा कि आपने 2 करोड़ में खरीदा था। लेट्स एज्यूम अगर आपने 2024 में बेचा होता बिफोर दिस बजट, तो आपको सपोज करो आप ये बेच पा रहे हो मार्केट में फॉर 3 करोड़ रुपीज, तो आपका कैपिटल गेन 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ नहीं होता जो आपने ओरिजिनल पे किया था। इट वुड हैव बीन 3 करोड़ माइनस 2 करोड़, यानी कि आपको टैक्स देना होता था ओनली 1 करोड़ पे, बट क्या रेट पे? 20% पे। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट को ही पूरा हटा दिया है एज पर द करेंट प्रपोज बजट, विच मीन्स अब अगर आप वही 1 करोड़ का प्रॉपर्टी जो 2010 में खरीदा गया था 3 करोड़ में बेचते हो, आपका कैपिटल गेन हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। बट टैक्सेस भी जो आप पहले 20% में देते लॉन्ग टर्म, वो हो गया 12.5%। तो आपको नेट इफेक्ट देखना हो, तो क्या ये सही मूव है, क्या ये गलत है? टेक्निकली अगर आप देखो, गवर्नमेंट ने लास्ट 24 साल का पूरा इन्फ्लेशन का बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने दिया था आम पब्लिक को, उसे गायब कर दिया है कंप्लीटली। बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% से लेके टैक्स रेट को 12.5% यानी 7.5% कम कर दिया है। तो इट डिपेंड्स, आपकी जितनी पुरानी प्रॉपर्टी है उसमें आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके रिसेंट प्रॉपर्टीज है तब आप इस पर बेनिफिट पे भी हो सकते हैं, क्योंकि इस इन्फ्लेशन का बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं होगा मे बी जितना यहाँ पे टैक्स रेट का बेनिफिट आपको मिला। तो दे नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, बट इट डिपेंड्स ऑन आपका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से आप टैक्स प्लानिंग आपका चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा आगे जाके। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सेंस एक, अगर आप आजकल इंडिया में स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर बनते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उसमें बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर, अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदते हो जिसपे होल्डिंग पीरियड 24 महीने का है, अगर आप 2 साल से ज्यादा रखते हो तो फिर उसमें 24 महीने के बाद उसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा, जिसपे आपका सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 20% था विथ इंडेक्सेशन। जनरली स्टार्टअप्स में जब कोई इन्वेस्ट करता है वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस मे बी 2-4 सालों के लिए करते हैं लोग, बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। वहां पे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टर्स के को बूस्ट मिलेगा, एंड हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी ज्यादा आप इन्वेस्ट करें स्टार्टअप्स में। प्लस देयर वाज अ टैक्स कॉल्ड एंजल टैक्स इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, जिसे हम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेते थे, उसे भी एबॉलिश कर दिया गया टू बूस्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। आई होप आप सबको
अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस बजट या फिर टैक्सेशन या इनकम टैक्स के एंगल से, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हमारी टीम उस पर आंसर आपको करेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।